यह वीडियो क्लास 10 चैप्टर 3 रैखिक समीकरण पर है। इस वीडियो में हम रैखिक समीकरण को व्यक्त करने का तरीका को सीखेंगे और रैखिक समीकरण का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, क्या एप्लीकेशन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ रैखिक समीकरण को ग्राफ के द्वारा कैसे व्यक्त किया जाता है, इसे भी सीखने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। चैप्टर 3 रैखिक समीकरण। ओके, सबसे पहले आप बहुपद से परिचित हैं। 2x + 5 इसे कहते हैं एक चर वाले रैखिक बहुपद, क्योंकि इस बहुपद पर जो वेरिएबल, इसकी जो वेरिएबल हैं इस बहुपद के, उसके चर पर जो मैक्सिमम घात है वो 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है। इसलिए ये क्या होगी? रैखिक बहुपद होगी। रैखिक बहुपद होगी। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने चर हैं? 1 है, तो इसे कहेंगे एक चर वाले रैखिक बहुपद। अगर मैं इसे इक्वेशन लिखूं बराबर 0, तो इसे क्या कहेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक, एक चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन अगर इसमें 2 वेरिएबल हो, 2 चर हो, तो क्या कहेंगे? 2x + 3y + 5। इसमें देखिए सबसे पहले ये रैखिक है। क्यों रैखिक है? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। दोनों चर की डिग्री 1 है, इसलिए हम इसे कहेंगे 2 चर वाले रैखिक बहुपद। इसे रैखिक क्यों कह रहे हैं? इसे रैखिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है। इसे 2 चर क्यों कह रहे हैं? इसे 2 चर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 2 अननोन है। ओके, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, इसके संगत समीकरण को 2x + 3y + 5 = 0। ये बहुपद है, लेकिन ये क्या है? समीकरण। तो इसे क्या बोलेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। राइट। अगर हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में लिखना हो, तो हम इस तरह से लिखेंगे ax + by + c = 0। ये हो गई 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। इसे लिखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी इसकी जनरल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, ये तो हो गई इसकी इंट्रोडक्शन कि इसे रैखिक क्यों कहेंगे, 2 चर क्यों कहेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कह रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एक सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में। इसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं।
एक घटना को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक घटना के थ्रू हम इसके उपयोग को, रैखिक समीकरण के उपयोग को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रैखिक समीकरण का उपयोग कहाँ पर होता है। वैसे साइंस में तो काफ़ी है, लेकिन दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है। तो हम उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, उस केस स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओखिला नाम की लड़की है जो 20 रुपया लेकर के मेला जाती है, और वो 20 रुपया से मेला में तरह तरह के चीज़ होते हैं। वहाँ एक चरखे की सवारी करना चाहती है मेला में जाकर के, और उपला खेलना चाहती है, ठीक है। और चरखे की, एक बार चरखे की वो सवारी करेगी तो इसके लिए उसे 3 रुपया देने होंगे, और हुपला खेलेगी तो इसके लिए एक बार अगर हुपला खेलेगी तो उसके लिए उसको 4 रुपया देना होगा। उसके पास कुल कितने रुपये हैं? 20 रुपये हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो जितनी बार चरखे की सवारी करती है, ठीक है, जितनी बार चरखे की सवारी करती है उसकी आधी वो क्या करती है? उपला खेलती है। तो क्वेश्चन को हम इस तरह से समझेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बार वो चरखे की सवारी करती है और कितनी बार वो उपला खेलती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि जब एक बार खेलती है तो मान लीजिए एक बार वो चरखे की सवारी करती है तो 3 रुपये लग जाएगा। अगर 2 बार सवारी करती है तो 2 गुना 3 यानी 6 रुपये लग जाएगा। अगर वो 3 बार चरखे की सवारी करती है तो 3 गुना 3 9 रुपये लग जाएगा। उसके पास कुल 20 रुपया है। और वो क्या बोलते हैं, वो हुपला भी खेलती है। तो हुपला खेलने की प्राइस क्या है? एक बार अगर खेलती है तो 4 रुपया खर्च होगा। अगर 2 बार खेलती है तो 4 दूना 8 रुपया। अगर 3 बार खेलेगी तो 8 तिया 24 रुपया। इस तरह से जोड़ करके अब 20 के बराबर आप करेंगे तो फिर वो उस तरह से पता चल जाएगा कि कितने बार हुपला खेलती है और कितनी बार वो चरखे की सवारी करती है। तो इसका दैनिक जीवन में इस तरह के उपयोग है और उसको हमें सॉल्व करने हैं। तो ये जो है आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसे आप इसे आप कैसे, हुपला खेलती है उससे आधी बार उसने चरखे की सवारी की। देखिए, जितनी बार वो हुपला खेलती है तो उसकी आधी वो क्या करती है? चरखे की सवारी करती है। क्वेश्चन को आप समझिए। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ देता हूँ ताकि आप इसको समझ लेंगे अच्छे से। एक लड़की जिसका नाम ओखिला है, वो 20 रुपया लेकर के मार्केट जाती है, मतलब मेला जाती है, और वो हुपला खेलना चाहती है। जितनी बार उसने हुपला खेली उसकी आधी बार उसने चरखे की सवारी की। यदि उसने प्रत्येक बार हुपला खेलने के लिए 4 रुपये दिए और चरखे की सवारी के लिए 3 रुपये दिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखे की सवारी की और कितनी बार हुपला खेली, जबकि उसके पास 20 रुपये हैं। मान लिया यहाँ पर हुपला समझते हैं। हुपला खेल होता है कि जैसे मेला में जाते होंगे तो आप इस तरह से देखते होंगे, इससे बना होता है। यहाँ पर मान लिया साबुन होता है, यहाँ पर मान लिया कोई बुक है ना, इस तरह से कोई मान लिया इस तरह से बुक है, और मान लिया यहाँ पर कुछ पैसे हैं 20 रुपये, और यहाँ मान लिया कुछ लक्स साबुन है, LUX लक्स साबुन है। तो इस तरह के सामान होते हैं और आपको एक रिंग से फेंक करके किसी सामान पर फेंकना होता है। जैसे आप रिंग को फेंकेंगे और वो रिंग अगर उस सामान को घेर लेगा तो आप जीत जाएंगे, अगर नहीं घेरेगी तो आप हार जाएंगे। तो इस तरह के खेल को हुपला कहते हैं। और जो चरखे की सवारी है, इस तरह की चरखे होते हैं, इसमें बहुत सारे, यहाँ पर झूला होता है, यहाँ एक झूला होता है, यहाँ एक झूला होता है, यहाँ एक झूला होता है। तो इसकी सवारी के लिए एक बार आप सवारी करेंगे तो आपको लगेंगे कितने रुपये? 3 रुपये। और इसकी एक बार खेलेंगे तो आपको कितने रुपये लगेंगे? 4 रुपये, ठीक है।
और वो जितनी बार जैसे ये जितनी बार वो हुपला खेलती है, ये हुपला खेलती है, इसकी आधी बार ये चरखे की सवारी करती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को, इस वर्ड प्रॉब्लम को, इस स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए कैसे चेंज करेंगे हम। अगर वो ऐसे आप सोचेंगे कि अगर एक बार हुपला खेलती है तो कितने रुपये, 1 गुना 4। अगर मान लिया कि वो एक बार झूले की सवारी करती है, चरखे की सवारी करती है, तो 3 गुना 1। तो यहाँ पर अननोन क्या है जी? यहाँ अननोन है कि कितनी बार हुपला खेला, कितनी बार चरखे की सवारी की, यही चीज़ अननोन है। ये पता नहीं है कि उसने कितनी बार चरखे की सवारी की और कितनी बार उसने हुपला खेली। तो जो अननोन है उसे हम क्या मानेंगे? x मानेंगे और y मानेंगे, क्योंकि 2 चर, देखिए यहाँ हमने बताया था ax प्लस by, इसमें कितने चर हैं? 2 चर हैं। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को लाने के लिए आप 2 अननोन को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पर 2 अननोन होंगे, तो 2 अननोन होंगे तो ये इसकी जो फॉर्म होगी जस्ट इसी तरह की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अननोन है, एक अननोन की कितनी बार उसने हुपला खेली और एक कितनी बार उसने चरखे की सवारी की। तो मान लिया हमने कि x बार उसने किसकी सवारी की, y बार मान लिया हमने कि उसने हुपला खेली, और x बार उसने क्या किया, मान लिया चरखे की सवारी की। ठीक है, तो आप इसे मानेंगे, सपोज करेंगे कि x बार उसने क्या की, चरखे की सवारी की, और y बार उसने क्या की, हुपला खेली। तो उसने कितना खर्च किया? टोटल उसके पास 20 रुपीज़ थे, तो कितना खर्च हुआ चरखे की सवारी के लिए? तो 3x होगा ना जी, 3x, क्योंकि x बार उसने चरखे की सवारी की और एक बार में 3 रुपये, तो x बार में कितने रुपये? 3x रुपये। इसने एक बार अगर हुपला खेलती है तो 4 रुपये खर्च होता है, तो y बार अगर हुपला खेलेगी तो कितने रुपये खर्च हो जाएंगे? 4y। तो इतने रुपये खर्च हो जाएंगे और इतने रुपये ये खेल में खर्च हो जाएंगे। तो टोटल उसने 20 रुपया लेकर के मेला गई थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3x प्लस 4y बराबर 20 रुपया, क्योंकि ये भी तो रुपया ही है, और मैक्सिमम कितना रुपये ले गए थे? 20 रुपया। तो 20 रुपया के बराबर कर देना है, तो हमें एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और चूंकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल है, x और y 2 चर है, तो हमें 2 कंडीशन चाहिए। ठीक है, 2 अननोन है तो हमें 2 कंडीशन चाहिए। एक और कंडीशन दी हुई है कि उसने जितनी बार हुपला खेली उसकी आधी बार उसने सवारी की। तो इसको कैसे लिखेंगे? y बराबर आधी बार उसने क्या की, सवारी की। इस तरह से लिख देंगे, चरखे की सवारी की। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो इस तरह से हम दैनिक जीवन के समस्याओं को मैथमेटिकल यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदल करके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन के इस तरह के प्रॉब्लम को। अब हम इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ समझना चाहते हैं, ज्योमेट्री को समझना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप 9th क्लास से परिचित हैं कि किस प्रकार 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचा जाता है, आप परिचित हैं इस चीज से। तो सिंपली अभी हमें क्या करनी है, इसका ग्राफ खींचने के लिए 3x प्लस 4y बराबर 20। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगी क्या, -20 बराबर 0।
तो यहाँ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -20, ये है। और एक बात और समझिए कि a का मान 0 नहीं हो सकता है, b का मान भी 0 नहीं हो सकता है, और a b c ये जो तीनों जो संख्या देख रहे हैं ये कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या। चलो इस तरह से हम कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी का मान को निकाल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। अगर बराबर के उधर 20 है तो इसको पहले इधर लेके आएंगे, RHS से LHS में लेके आएंगे, तब कंपेयर करेंगे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा है ना वैसे लिखना है, राइट। अब क्या करनी है हमें तो पहले से पता है इस इक्वेशन से कैसे ग्राफ खींचा जाता है। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे 3x बराबर 20 माइनस 4y। अब यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे इस तरह से, ऐसे एक टेबल बनाएंगे। इसमें दो वैल्यू को लेंगे। अगर आप एटलीस्ट दो वैल्यू को लेते हैं, दो प्रोडक्ट पेयर को लेते हैं, ठीक है, x और y के दो मान को लेते हैं, तो फिर आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक x लिखेंगे और ये y लिखेंगे, और दो वैल्यू को ही लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और भी वैल्यू को ले सकते हैं, बट हमें यहाँ पर दो वैल्यू को लेनी है। अगर आप y इज इक्वल टू 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, तो 4 दूने 8, 20 में 8 माइनस हो जाएगा, बचेगा 12, और 12 को 3 से जब भाग देंगे तो बचेगा 4 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर लिखेंगे दूसरी वैल्यूज के लिए y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू अगर क्या लिखेंगे आप 5, तो जब 5 के 20, 20 में 20 जाएगा 0, तो x का मान हो जाएगा 0, ठीक है। ग्राफ पेपर तो नहीं है, आप रफली एक ग्राफ के जैसा चित्र बना सकते हैं और इसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये 0 है, सपोज ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, 4 है, और ये 5 है, और ये पॉइंट 6 है। ये पॉइंट -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चूँकि ये जो इक्वेशन है हमने ड्राइव किया है वर्ड प्रॉब्लम हुपला खेलने और चरखे की सवारी करने से, तो अब ये देखिए कि सर निगेटिव तो वैल्यू नहीं हो सकता, निगेटिव हुपला खेल तो नहीं सकता है। जैसे -1 बार, -2 बार हुपला खेला, -1 बार सवारी की, तो ये सभी जो है फिजिबल नहीं है। इधर जो है ग्राफ के वैल्यूज फिजिबल नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमें x बराबर इस ऑर्डर्ड पेयर को ड्रॉ करनी है। आप 9th क्लास से इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो 4, 2 को लिए x बराबर 4 और y बराबर 2 ले ली है। x बराबर 4 यहाँ पर है और y बराबर 2। आप ऐसे बढ़ेंगे ऐसे आगे तो यहाँ पर मिल जाएंगे वो पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुका है। 0,5 लेंगे तो 0,5 कहाँ पर होगा, इसी पॉइंट पर होगी। अब क्या करेंगे, दो स्केल रखकर इस दोनों पॉइंट को जस्ट क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से दूसरे दो चर वाले रैखिक समीकरण को टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और टेबल में 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स देकर के ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें टेबल बनानी है। तो इसके लिए आप टेबल फिर ये ड्रॉ करेंगे। ये हो गई x और ये हो गई y। जब x बराबर आप 4 रखेंगे तो y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 4/2। 4/2 कटेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगी 2। अब जब x बराबर आप जब 2 रखेंगे
x बराबर जब 2 रखेंगे तो y बराबर आपको 1 मिल जाएगी। x बराबर आप 0 रखेंगे तो ये 0, ये तो फिजिबल नहीं है कि एक बार उसने होपला नहीं चली तो फिर बच ही जाएगा 20 का 20 रुपये। ठीक है, तो 2 ही पॉइंट लेकर के क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 4 और 2, 4 और 2 की पोजीशन क्या हो जाएगी, यहीं पर होगी 4 और 2 की पोजीशन, और 2 और 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, तो यहाँ पर होगी इसकी पोजीशन। आप इसको ऐसे मिलाएंगे, है ना, इस तरह से आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे कुछ ज्वाइन हो जाएगी, ये इस तरह से, ये ओरिजिन से पास करेंगे एक्चुअली में, इस तरह से ओरिजिन से पास करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हो जाएगी y बराबर x/2 का, और ये ग्राफ होगी किसकी, 3x प्लस 4y = 20 का। अब जरा समझिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ये लाइन एक लाइन है और इस लाइन पर बहुत सारे बिंदु हैं, इस लाइन पर बहुत इनफाइनाइट बिंदु है, इनफाइनाइट अनंत, और इस पॉइंट पर भी अनंत बिंदु है, इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस रेखा पर जितने बिंदु है, ये सारे बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। इस सारे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन 3x + 4y = 20। और इसके अलावे बाहर कोई अगर मैं पॉइंट ले लूँ तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को कभी भी संतुष्ट नहीं करेगी, सेटिस्फाइड नहीं करेगी। यहाँ सेटिस्फाइड का तात्पर्य है कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, मतलब कि किसी भी पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये होगा और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये होगा, और इस दोनों पॉइंट को इस समीकरण में रखेंगे x और y के जगह पर, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 20, इधर भी 20 इधर भी 20। ठीक है, तो इसका मतलब संतुष्ट का मतलब यही हुआ। अब देखिए यहाँ भी वही बात है कि सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पर है वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी, लेकिन अगर बाहर कोई पॉइंट ले ले तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। इस दोनों लाइन पर एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, जो दोनों लाइन पर है। इस एक पॉइंट ऐसा है, वो पॉइंट दोनों लाइन पर उपस्थित है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, वही हो जाएगी आंसर, वही हो जाएगी आंसर। तो ये क्या हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगी आंसर। इसीलिए ये पॉइंट आंसर होगी क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और ये पॉइंट इस लाइन पर भी है, इसलिए ये पॉइंट हो जाएगी आंसर। यानी x बराबर 4 और y बराबर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 4 बार चरखे की सवारी की और 2 बार उपले की सवारी उपले खेली। यानी 4 बार उसने क्या की, चरखे की सवारी की, और 2 बार उसने क्या किया, उपला खेला। तो दैनिक जीवन के प्रॉब्लम को हमने क्या कर दिया, रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हेल्प से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यही इसकी इम्पोर्टेंस है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हेल्प से उसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल।